हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी की इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये थर्ड वीडियो है सेकंड पेपर का, यानी एमपीसीई 012 के। हम प्रीवियस दो वीडियोस में इजी नोट्स के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम बिगिन करेंगे रोरशाइंग ब्लॉट टेस्ट से। जाहिर सी बात है, आप प्रीवियस वीडियोज देखकर आए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं, तो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ने की बात करेंगे यहाँ से। रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट से आज हम शुरुआत करेंगे। रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है काफी पॉपुलर टेस्ट है वैसे भी, और प्रैक्टिकल्स में भी ये कंडक्ट किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, असेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, काफी पॉपुलर टेस्ट है। The Rorschach Inkblot test is a projective personality assessment tool that involves interpreting a series of inkblot images to uncover aspects of an individual's thoughts, emotion and unconscious mind। न केवल रोरशा इंकब्लॉट टेस्ट बल्कि ऐसा कोई भी टेस्ट जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होगा, वो हमारे इमोशंस को अनकवर कर सकेगा, हिडन थॉट्स को बाहर निकाल सकेगा, ये टेस्ट का नेचर होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टू असेस कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग, डायग्नोज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड गेन इनसाइट इनटू अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। काफी ज्यादा यूज होता है ये। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग को लेके जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग कैसे होती है, ये 2.10 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं। तो वही हमने आगे चल के इस आंसर में मेंशन भी किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे होता है, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है। मेनली ये जानने की कोशिश की जाती है कि रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट पूरी तरीके से कैसे यूज में लाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की पहले बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास होता क्या है एज अ टूल। यहाँ पे जो हमारे पास 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं। इंक ब्लॉट्स क्या होते हैं? जो इंक ब्लॉट्स बनाए थे वो हरमन रोरशा ने बनाए थे, वो स्टैंडर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंक ब्लॉट हम बना के कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो हमारा अपना इंक ब्लॉट टेस्ट हो जाएगा, फिर वो हरमन रोरशा का नहीं रहेगा। यहाँ पर जो इंक ब्लॉट टेस्ट बनाए गए थे वो सिंपली एक पेपर पर इंक थ्रो करके बनाए गए थे। आपको पता है कि एक सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट जो इमेजेस होती हैं वो मिरर इमेजेस होती हैं। कोई भी सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री आप देखिए तो उसके अबाउट जो इमेज होती है वो मिरर इमेजेस होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ जो 10 इंक ब्लॉट्स थे, कार्ड्स थे, जिन इंक के कार्ड्स ये भी कह सकते हैं आप, तो 10 इंक के जो कार्ड्स थे वो बनाए गए थे और उनमें डिफरेंट शेप्स निकल कर आती हैं। जब उनको देखा जाता है तो देखने वाला पर्सन उसमें किसी पिक्चर को अज्यूम कर सकता है, और ना केवल पिक्चर को, हो सकता है उस पिक्चर के साथ किसी प्रोसेस को भी अज्यूम करे। तो वो उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वो बात की बात है। अब हर एक में डिफरेंट डिजाइन है और एक इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दिया जाता है। ये उनके टेस्ट का एक सिस्टम है। अब जब हम इसको फॉलो करते हैं तो कुछ स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस को हमें पहले फॉलो करना होता है, यानी कि क्लिनिशियन गिव्स द इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन एम्फसाइजिंग दैट देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर। यहाँ पे कुछ भी सही और गलत नहीं है, आपका परसेप्शन निकलेगा उसके थ्रू। आपको क्या दिख रहा है, आपने क्या सोचा, तो यहाँ पे सही गलत वाली बात नहीं है। द पर्सन इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब what each ink blot looks like to them, what it could be and what they see in the image। उन्हें क्या नजर आ रहा है और साथ ही साथ उनको उसकी रीजनिंग भी एक्सप्लेन करनी होती है कि क्यों ऐसा दिख रहा है उन्हें। ओके, तो ये तो हमने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए। यहाँ पे जिसको आप रेपो बिल्डिंग कहते हैं वो यहाँ पे होती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ इंक ब्लॉट। अब इंक ब्लॉट्स जो होते हैं वो एक एक करके दिखाए जाते हैं क्लाइंट को, विद ईच कार्ड प्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। The individual is given ample time to respond to each card, typically about 3 to 5 minutes per card। यानी एक कार्ड पर पर्सन 3 से 5 मिनट तक टाइम स्पेंड कर सकता है, इलेबोरेट कर सकता है, अपनी बात को सब्जेक्टिव वे में कह सकता है। रिस्पॉन्स कलेक्शन। अब जब आंसर मिल जाते हैं, द क्लिनिशियन रिकॉर्ड्स देम वर्बेटिम। जो कुछ उसने कहा वो वर्ड टू वर्ड वहां पे नोट किया जाता है। एंड द एग्जामिनर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स फेज टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन। बीच में कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है जिससे उसका माइंड ये सोचने लगे कि शायद मैं गलत सोच रहा था, कुछ और भी हो सकता था, और दूसरे इमेज पिक्चर को वो दूसरी नजर से देखने लगे। द गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्सन परसीव्स। जैसे मैंने आपसे कहा, इसके थ्रू परसेप्शन को ऑब्टेन कर रहे हैं और उस परसेप्शन को क्या कर रहे हैं, नोट डाउन करते चल रहे हैं। इसके बाद आता है क्लैरिफिकेशन फेज। आफ्टर द इनिशियल रिस्पॉन्सेज द क्लिनिशियन में आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई और प्रोब डीपर इनटू द पर्सन्स रिस्पॉन्स। जैसे कि व्हाट इज द इंक ब्लॉट मेड यू थिंक ऑफ दैट। दिस हेल्प्स एंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल्स रीजनिंग बिहाइंड देयर रिस्पॉन्स इज फुली अंडरस्टूड। क्यों वो ऐसा आंसर दे रहा है उसके पीछे जाने की कोशिश की जा सकती है डिटेलिंग में। फिर आता है स्कोरिंग। रोरशा टेस्ट की स्कोरिंग को किस तरह से किया जाता है। द स्कोरिंग ऑफ द रोरशा टेस्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। नॉट एवरीवन कैन डू द स्कोरिंग ऑफ रोरशा टेस्ट। इसके लिए एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है। जो इसका मेन स्कोरिंग सिस्टम होता है, दिस इंक्लूड एक्सनर्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम,
जो कि काफी ज्यादा यूज होता है, एंड अदर मोर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस जिसकी हेल्प से उसकी स्कोरिंग की जाती है। क्योंकि आप देखिए, कोई पर्सन हमें अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है, परसेप्शन दे रहा है, अगर हम अपने इंडिविजुअली उसको आंसर करने लगेंगे तो वो हमें सही या गलत कुछ भी लग सकता है, तो हमें वैसा नहीं करना, इसके लिए एक स्टैंडर्ड की हम यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें नोटिस में लाई जाएंगी, मतलब किन पर फोकस करते हुए वो सिस्टम जो है वो फॉलो होगा। सबसे पहले लोकेशन, वेयर इज द इंक ब्लॉट द पर्सन फोकसेस देयर अटेंशन, होल कार्ड, अ स्पेसिफिक डिटेल और अ पार्ट ऑफ द इंक ब्लॉट, मतलब जब इंक ब्लॉट को पर्सन ने देखा तो उसने किस चीज पर अपना अटेंशन फोकस किया, या लोकेशन का ये मतलब है कि कार्ड में वो क्या लोकेशन थी जिस पर हमारे क्लाइंट का फोकस था, उस चीज को नोटिस किया जाता है। डिटर्मिनेंट्स, द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंक ब्लॉट दैट इन्फ्लुएंस द पर्सन्स रेस्पॉन्स, यानी कलर, शेड, मूवमेंट, किस चीज पर ज्यादा ध्यान गया, कौन सा डिटर्मिनेंट जो था वो ज्यादा फोकस में लाया गया, इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। कंटेंट, द स्पेसिफिक थीम और ऑब्जेक्ट द पर्सन सीज इन द इंक ब्लॉट, जैसे कि उसने एनिमल देखा, ह्यूमन बीइंग देखा, नेचर देखा, किस तरीके का कंटेंट को उसने देखा, राइट, उससे पता चलता है कि उस पर्सन की साइकोपैथोलॉजिकल टेंडेंसीज क्या हैं। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पॉन्सेज, द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज गिवन एंड द रिचनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आंसर, यानी कि जब पर्सन ने अपनी तरफ से उसका परसेप्शन दिया तो कितने रेस्पॉन्सेज दिए, क्या बहुत ही वो अपने बात पर एक ही पॉइंट पर रिजिड था, या उसके आंसर्स में बहुत वेरिएशंस था, कंफ्यूजन्स था, मल्टीपल आंसर्स थे, क्या था। जिस तरीके से भी उसने अपने रिस्पॉन्सेज को दिया उस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फर्दर हम उसकी स्कोरिंग में हमें हेल्प मिलेगी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब हो गया कि हाई क्वालिटी का मतलब हो गया लॉजिकल थिंकिंग, व्हाइल रिस्पॉन्सेज विद पुअर फॉर्म क्वालिटी में इंडिकेट डिसऑर्गेनाइज्ड और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। क्वालिटी में हम ये देखते हैं कि जो कंटेंट वो दे रहा है हमें, उस कंटेंट के पीछे उसका हिडन एजेंडा क्या है, या उसके पीछे उसका थॉट क्या है, डिटेल्ड थॉट, तो वो उसकी क्वालिटी को दिखाएगा। उस क्वालिटी को भी कंसीडर किया जाता है एज अ डिटर्मिनेंट, कि वो भी एक फैक्टर कंसीडर किया जाता है इवैल्यूएशन में। अब इन सब के बेसिस पर जब उसका इवैल्यूएशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है एक रिजल्ट निकल कर आएगा जिसको हम इंटरप्रिटेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो स्कोरिंग करने के बाद जो क्लिनिशियन होते हैं वो पैटर्न को इंटरप्रेट करते हैं और उसके बारे में इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में निकलते हैं, जैसे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, किस तरीके से उसका कोपिंग बिहेवियर है, यानी प्रॉब्लम आने पर कहीं वो बहुत जल्दी कोलैप्स तो नहीं हो जाता है, या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाता है, क्या अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है इन सब बातों के पीछे, वो सब कुछ भी पर्सन की इमोशनल स्टेट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ से पता चल पाता है। तो ये काफी पावरफुल टूल है। अगर किसी पर्सन से डायरेक्ट हम उसकी कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो वो हमें एकदम क्लैरिटी से चीजें नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो हम जैसे जानना चाहते हैं वहां पे वो स्टक हो सकता है। यहाँ पे उसको फ्री हैंड मिलता है अपनी तरफ से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का। तो रोरशाह टेस्ट जो है वो काफी पावरफुल टूल है, इसकी हेल्प से किसी भी पर्सन के अनकॉन्शियस और पर्सनैलिटी डायनेमिक्स को फाइंड आउट करने में काफी हेल्प मिलती है। फिर यहाँ पे एक और प्रोजेक्टिव टेस्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है वो मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था, और ये जो टेस्ट है ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट तो है ही ऑफकोर्स, लेकिन इसमें क्या फर्क आ जाता है, यहाँ पे भी कार्ड्स यूज होते हैं, 30 कार्ड्स यूज होते हैं, लेकिन उन कार्ड्स में कुछ और बात होती है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इंक की इमेजेस है, नहीं, यहाँ पर स्टोरीज क्रिएट करनी होती हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये भी बहुत यूज होता है। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट रियल सिनेरियोज में बहुत यूज होता है, मतलब करियर काउंसलिंग के लिए, करियर चॉइसेस के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशनल प्लेसेस होते हैं जहां पर इसे यूज किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जिसकी हेल्प से अगेन हम वही सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो एम्बिगुअस इमेजेस की फॉर्म में होते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यही सिचुएशन है, यही है, इसके सिवा दूसरी हो नहीं सकती। वो जो इमेज है वो आपका आपका जो परसेप्शन है ना उससे बनेगी। वैसे तो उसमें कुछ है, जैसे एक पिक्चर है जिसमें एक, मान लीजिए एक लेडी है, एक ट्री है, कुछ बर्ड्स उड़ रही हैं, राइट, कोई एनिमल है, तो एक ही इमेज हो गई, लेकिन अब इसमें क्या है स्टोरी वो आपका अपना परसेप्शन होगा, वो निकल कर आएगा। यहाँ पे वैसे 30 पिक्चर्स होती हैं, 1 कार्ड ब्लैंक होता है। यहाँ पे डिफरेंट सोशल सिचुएशंस होती हैं। इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू क्रिएट स्टोरीज बेस्ड ऑन दीज इमेजेस व्हिच आर देन एनालाइज्ड टू गेन इनसाइट इनटू देयर अनकॉन्शियस थॉट्स, नीड्स एंड इंटरपर्सनल डायनामिक्स। उन इमेजेस की हेल्प से पर्सन को बताना होता है, और कोई भी पर्सन पूरे पूरे इमेजेस नहीं देख पाता है, वो उतने में ही बहुत सारे उसके रिजल्ट हमें मिल जाते हैं और जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इसके टेस्ट कैसे हम एडमिनिस्टर करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है जिसमें जो क्लिनिशियन है
वो कुछ चीजें पॉइंट वाइज चलता है। जैसे सबसे पहले रेपो बिल्डिंग होगी, जिसे हम प्रिपरेशन का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो क्लिनिशियन है वो इंडिविजुअल को टेस्ट को एक्सप्लेन करता है और ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। आपको जो कुछ भी इस कार्ड को देखने के बाद आपको कार्ड प्रेजेंट किए जाएंगे, बताया जाता है कि क्या होने वाला है। और रेपो फॉर्मेशन में ये बताया जाता है कि आपको जो भी कार्ड दिखाए जाएंगे उस पर बेस्ड आपको क्या कहानी समझ में आ रही है वो आपको बतानी है। और आप जितना डिटेल जा सकते हैं, जितना एलैबोरेटिव होना चाहते हैं आप हो सकते हैं, ये भी एक फ्री होता है यहाँ पे। तो इमेज की प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है, यानी जो इसके बाद का वर्क होता है वो इमेजेस दिखाई जाती हैं। क्लिनिशियन शोज अ सीरीज ऑफ पिक्चर वन एट अ टाइम टू द इंडिविजुअल। द इमेजेस may depict people in various scenarios such as conflict, relationship, emotional struggle, कुछ भी हो सकती है इस चीजें। The order of the image is flexible and the different cards may be shown based on the context or the individual presentation. तो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को दिखाते हुए अलग अलग कार्ड्स होते हैं, जिसको देखता है पर्सन बहुत ध्यान से। उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है स्टोरी टेलिंग का, जहाँ पे उससे पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि इस कार्ड में क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन एज वेल एज द आउटकम। आपको क्या लगता है कि इसके पहले क्या सिचुएशन रही होगी, इसके बाद क्या हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पास्ट में हम किस एरर को हटा सकते थे जो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो यहाँ पे जो पर्सन के जो भी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है वर्ड बाय वर्ड। रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ पे क्योंकि हमने आपको बताया कि डिटेल्ड स्टोरीज बतानी है तो टाइम लिमिट नहीं रख सकते, वरना फिर कहीं ना कहीं माइंड पे वो प्रेशर पड़ेगा कि हमें वर्ड लिमिट में बोलना है। तो यहाँ पे फ्री टाइम दिया जाता है अपनी स्टोरीज को इलाबोरेट करने का, जिससे कि वो अनक्लियर या इनकम्प्लीट ना रहे, बल्कि वो पूरे तरीके से बता पाए। तो रिस्पॉन्स टाइम में फ्री टाइम दिया जाता है। देन कम्स क्लैरिफिकेशन। जब स्टोरीज प्रोवाइड कराई जाती हैं तो जो क्लिनिशियन है वो कोई भी यहाँ पे लास्ट में पूरी स्टोरी के बाद क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि आखिर यही आपने क्यों सोचा, ऐसा ही क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए था। तो इस तरीके के क्लैरिफिकेशंस लिए जाते हैं। अब एक्चुअल में हम उसका जब एप्लीकेशन करते हैं टीएटी का, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर। हमें इंडिविजुअल की नीड्स, मोटिव, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इमोशनल फंक्शनिंग, इन सब के बारे में पता चलता है और बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आपने देखा, हम कार्ड प्रेजेंट करते टाइम हमने अपने क्लाइंट से कहा कि आपको क्यों लगता है कि ये ऐसा हुआ होगा, या आपको क्या लगता है कि इसके बाद आप कैसा करते। तो इससे पर्सन की डिसीजन मेकिंग का पता चल पाता है कि वो किस तरह के का पर्सन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या उसका क्या थॉट है उसके बारे में। थॉट से भी तो पर्सन का पता चलता है। तो पर्सनालिटी के वेरियस न्यूमरस कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ से पता चल पाता है, पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। देन कम्स साइकोपैथोलॉजी। क्लिनिशियन यूज द टीएटी टू अनकवर अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इशू। अब जब थॉट प्रोसेसेस में अगर कोई, मान लीजिए किसी पर्सन के हमें कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड थॉट्स निकल कर आ रहे हैं, या फिर उसका कोई ऐसा इशू निकल के आ रहा है जो उसके मैलएडप्टिव बिहेवियर में नजर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, उससे कोई भी साइकोलॉजिकल इशू अगर हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी में, नॉट जस्ट पर्सनैलिटी, किसी भी टाइप का, तो उसको भी हम एनालाइज कर पाते हैं। और थेराप्यूटिक यूज तो है ही। जब टीएटी कार्ड्स यूज किए जाते हैं तो किसी भी पर्सन को अपने अंदर छिपे हुए उन इमोशंस को बाहर निकालने में हेल्प मिलती है जो कि उसने अपने अंदर दबा रखे हैं। तो ये थेरेपी की तरह भी यूज होता है, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन भी बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक वैल्यूएबल टूल है जिसकी हेल्प से हम पर्सनैलिटी और इमोशनल फंक्शनिंग को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। आप देख रहे हैं कि जस्ट एक कार्ड का हमने यूज किया, जो टीएटी के कार्ड्स हैं, तो उससे बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो पाती है। ओके, अब अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। इस टॉपिक में हम कुछ नई चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज का कई बार आपके सामने नाम लिया है कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज के थ्रू हम पर्सन से उसके खुद के द्वारा उसकी रिपोर्ट लेते हैं। तो ये तो आप जान चुके हैं कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज होती क्या है। लेकिन इसमें जो फॉर्मेट्स यूज होते हैं, जो क्वेश्चनायर यूज होते हैं, वो किस किस तरीके से होते हैं, वो आज आप जानेंगे इस टॉपिक के थ्रू। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज आर वाइडली यूज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स टू गैदर information about an individual's personality, emotions, attitudes and behavior. These inventories consist of a series of statements or questions that individuals respond to based on their feelings, thoughts and behavior. मतलब ये तो आप समझ गए कि कोई पर्सन अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा होता है। तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। The responses are then scored to provide insight into an individual's psychological functioning. There are various formats of self-report inventories. कुछ के नाम आपको ध्यान रखने होंगे जिससे कि आप उनके बारे में लिख कर आ पाए, क्योंकि ये जो नाम भी आपको याद हो ही जाएंगे, जब उनका जिक्र बार बार होगा तो जाहिर सी बात है नाम भी याद हो जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ आपके ऊपर। पहले आ जाते हैं लिकर्ट स्केल इन्वेंटरी की तरफ। करेक्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
The Likert scale is one of the most common formats in self-report inventories. It consists of a series of statements to which respondents indicate their level of agreement or disagreement on a fixed scale, typically ranging from strongly agree to strongly disagree. लिकर्ट स्केल, कुछ लोग लाइकर्ट स्केल भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको लिखते वक्त तो मैटर नहीं करता है, बट हाँ सुनते वक्त जरूर करता है। तो लिकर्ट बोलेंगे हम इसे फिलहाल के लिए। तो लिकर्ट स्केल जो होता है, यहाँ पर जो आपको आंसर्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, वो इस तरह के से मिलते हैं जहां पर आपके पास स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक के ऑप्शंस रहते हैं। यानी कि एक तरीके की रेटिंग हो गई। आप बहुत सारी चीजों के टुवर्ड्स अपना ओपिनियन देते हैं, तो एक रेटिंग टाइप का यहाँ पे रहता है। द रिस्पॉन्सेज आर असाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज अलाउइंग फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड, बिलीव्स और बिहेवियर। मीन्स अगर आप 5 पॉइंट स्केल पे इसे देखें तो स्ट्रांगली एग्री के लिए हम 5 देंगे, फिर उसकी तरीके से नीचे चलते चले जाएंगे, और स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्कोर, और अगर एवरेज होगा तो वो 3 हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं द रिस्पॉन्सेज आर असाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिससे क्वांटिफिकेशन में हमें हेल्प मिले, जिसका एक एग्जांपल है द बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी। यहाँ पे ये भी एक लिकर्ट स्केल है विच इज यूज्ड टू असेस द सिवियरिटी ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स बाय आस्किंग द इंडिविजुअल टू रेट स्टेटमेंट्स अबाउट देयर मूड, स्लीप एंड एक्टिविटी लेवल्स। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे डिप्रेशन के टूल्स भी आते हैं जहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस इसी तरीके से बेस्ड होते हैं, वो भी लिकर्ट स्केल पर ही बने होते हैं, जिसमें जो हमें आंसर करना होता है वो इस तरीके से करना होता है कि हमारा उसके बारे में एक ओपिनियन पता चले कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, तो सीवियरिटी का पता चल पाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये इजी होते हैं एडमिनिस्टर करने में, स्कोरिंग भी इनकी बहुत इजी होती है, क्योंकि जब हमें पता है कि स्ट्रांगली एग्री पे 5 है और स्ट्रांगली डिसएग्री पे 1 है, तो उस हिसाब से स्कोरिंग होती चली जाती है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। अगर किसी पर्सन को ये लगेगा कि मेरा डिप्रेशन का लेवल दूसरे पर्सन को पता चल सकता है, तो वो उस हिसाब से आंसर करने लगेगा। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स इन्वेंटरीज। जब सेल्फ रिपोर्ट की बात आती है तो MMPI एक ऐसा है जहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आइटम्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें पर्सन को ट्रू या फॉल्स में ही आंसर करना होता है। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर पाते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट कर पाते हैं, साइकोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर पाते हैं ट्रू फॉल्स की हेल्प में क्वेश्चंस को लेकर। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी MMPI 2 जो है वो ट्रू फॉल्स ही लेता है। इसमें बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को पता किया जा सकता है कि उनका लेवल क्या है। एडवांटेजेस इसके फिर हैं कि ये इजी होते हैं। देखिए सेल्फ रिपोर्ट तो सभी इजी होते हैं एडमिनिस्टर करने में, क्योंकि हमारी तरफ से क्या होना है, जब हमारे पास स्कोर्स आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, तो उसकी स्कोरिंग करने का काम रहता है। तो यहाँ पे इजी होता है एडमिनिस्टर करना, स्कोरिंग करना भी इजी होता है, एंड कैन प्रोवाइड अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ स्टेटस। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे भी बायसनेस हो सकती है, सोशल डिजायरेबिलिटी हो सकती है, डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं। पर्सन को लगेगा कि नहीं मैं तो सब नेगेटिव ही दूंगा, अब देखते हैं ये मेरे बारे में कैसे पॉजिटिव पता कर सकते हैं, तो इसकी भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर फोर्स चॉइस इन्वेंटरीज होती हैं। ये जो इन्वेंटरीज होती हैं, फोर्स चॉइस इन्वेंटरी जिन्हें हम कहते हैं, individuals are presented with pairs of statements and are asked to choose the one that best reflects their thought, feeling और behavior। यहाँ पे भी उन्हें सिलेक्शन करना है अपनी तरफ से, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं होना है। जो आपको सब्जेक्टिव दिया है उसी से आपको डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन पे बेस्ट सूटेड क्या रहेगा। दिस फॉर्मेट इज यूज्ड टू रिड्यूस रिस्पॉन्स बायसेस बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर इक्वली प्लॉजिबल, मेकिंग इट हार्डर फॉर रिस्पॉन्डेंट टू मैनिपुलेट देयर आंसर। जो भी यहाँ पे जैसे कि इसमें CPI जो होता है कैलिफोर्निया इन्वेंट्री, यहाँ पे दिया भी एग्जाम्पल में, तो उसमें भी यही चीज होती है कि यहाँ पे आपको फोर्स चॉइस का मतलब हो गया कि आपको उन्हीं में से चुनना है, आप एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते। तो इस तरीके से वहां यहाँ पे फोर्स चॉइस में आंसर लिए जाते हैं, जिसकी हेल्प से आगे की कैलकुलेशंस की जाती हैं। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री यूजेस फोर्स चॉइस क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है इसका। इसका एडवांटेजेस ये है कि ये सोशल डिजायरेबिलिटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि अपनी तरफ से तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, चूज ही उसमें से करना है, एंड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। लेकिन इसमें इंटरप्रिटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और स्कोर्स भी जो होते हैं वो थोड़ा सिंपलर फॉर्मेट के कंपैरिजन में स्कोरिंग करने में भी डिफिकल्टी थोड़ी सी आती है। ठीक, फिर आता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स की हेल्प से कोई भी पर्सन जो होता है वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर पाता है जो एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट होती है, जैसे यानी बाइपोलर एडजेक्टिव जिन्हें हम कह सकते हैं। यानी कि किसी पर्सन की फीलिंग गुड है या बैड है, हैप्पी है या सैड है, एक्टिव है या पैसिव है, इस तरीके की चीजों को हम उसके थ्रू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो जनरली इमोशंस निकल कर आते हैं, एटीट्यूड्स निकल कर आते हैं, इंटरेस्ट निकल कर आते हैं इस वाले सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की हेल्प से। तो ये ऐसी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है जिसमें सेल्फ एस्टीम को हम असेस कर सकते हैं,
कि आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट या इनसिक्योर। तो बहुत सारे पर्सन के इनर फीलिंग्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल के एटीट्यूड और इमोशनल स्टेट्स को बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि ये वाली जो पार्ट होता है ना पर्सनैलिटी के, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये इलेबोरेशन मांगते हैं। आप किसी के इमोशंस को जानना चाहते हैं तो उसको डिटेल में जाने का हमें मौका देना होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। और स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल के एटीट्यूड और इमोशनल स्टेट के बारे में एक अच्छे से पता चल पाता है कि वो कैसा फील कर रहा है। उस एडजेक्टिव के बेसिस पर हम जो है वो उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। पर वही चीज़ इसकी लिमिटेशन बन जाती है कि जो इसका इंटरप्रिटेशन या स्कोरिंग है वो फिर सब्जेक्टिव होता चला जाता है, तो वो उसकी लिमिटेशन बन जाती है। तो बहुत सारी सेल्फ रिपोर्ट फॉर्मेट्स हैं, आपने जाना कौन कौन से थे, कुछ के नाम आपको याद हो गए होंगे, कुछ आप दोबारा सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। लिकर्ट स्केल हो गया, उसके बाद 4 चॉइस हो गया, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स हो गए, यस नो बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो जो भी फॉर्मेट हमें रिक्वायर्ड है हमारे टेस्ट के लिए उसका हम यूज करेंगे, और उसका यूज करके फिर हम फर्दर ऑन अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या हमें उसकी जरूरत है। आ जाते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट और टाइप पर। वैसे तो अभी आपने 2 तरीके के प्रोजेक्टिव टेस्ट को पढ़ ही लिया है। ये टॉपिक बिगिनिंग में होता तो भी ठीक था, लेकिन इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम वो पढ़ चुके हैं डिटेल में तो ये कवर हो जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। मीन्स अगर 6 मार्कर में मिल गया तो आप टाइप को थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, अगर 10 में आ गया तो डिटेलिंग करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से आपको, तो इस बात को समझ लीजिए। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते क्या हैं, एक बार यहाँ पे बाद में आएंगे, एक बार और अच्छे से बता देती हूँ कि प्रोजेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन के हिडन इमोशंस, एक्सप्रेशंस, उसके अनकॉन्शियस में छुपी हुई कोई भी ऐसी डिजायर जो सप्रेस्ड विशेज हैं उन सबको बाहर निकाल सकते हैं। ये टेस्ट किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के मेजरमेंट में भी यूज हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल लेवल पर यूज हो सकते हैं, हो सकता है थेराप्यूटिक इन्वेंट्री की तरह यूज हो जाए, या फिर कोई ह्यूमन एबनॉर्मेलिटी को भी फिगर आउट करने के लिए यूज हो सकते हैं। तो मल्टीपल इनके पर्पसेस होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये टेस्ट हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो डायरेक्ट असेसमेंट का मेथड है, जबकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चीजें ले रहे हैं वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू होती हुई आ रही हैं। यानी थर्ड पार्टी क्या हो गया, चाहे वो कार्ड्स हैं, चाहे वो कोई रिपोर्ट, जो भी चीज है उसकी हेल्प से हमें डिटेल्स मिल रहे हैं। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का जो यूज है बहुत ज्यादा होता है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई का यूज किया जाता है। ये भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट में हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड कहाँ पे थे, सेल्फ रिपोर्ट में थे, वहां पे क्लियरली पता चल रहा था कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां पे बात क्लियर थी। लेकिन यहाँ पे जो हमसे क्या पूछा जा रहा है हम उस पर दिमाग लगने भी नहीं देते हैं अपने क्लाइंट का, उसको अपने आंसर के टुवर्ड्स हमको लेकर जाना होता है जो भी उसके मन में है। तो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जो कि अनकवर करते हैं हमारे हिडन इमोशन को, थॉट को, हमारे अनकॉन्शियस में छुपे हुए चीजों को विद द हेल्प ऑफ एम्बिगियस स्टिमुलाई। और ये जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होते हैं उनकी तरह नहीं होते। यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेस्ट की हेल्प से हम डीपर में जा पाते हैं, लेस कॉन्शियस एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी को, उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बता दी है, कई बार आप खुद भी सुन चुके हैं। इनका नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट का, यही मैंने आपको बताया कि ये हमेशा इसमें एम्बिगियस स्टिमुलाई यूज होंगे, यानी पिक्चर, वर्ड, सिनेरियोस, कुछ भी आपको जम्बल्ड फॉर्म में होगा। दे डू नॉट हैव अ क्लियर और फिक्स मीनिंग। आप ये नहीं कह सकते कि यही बात होगी, मतलब उसके मल्टीपल जो है वो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, आपके ही रिस्पॉन्सेज उसके टुवर्ड्स मल्टीपल हो सकते हैं, और उसके पीछे का हिडन मीनिंग भी आप क्लियरली नहीं बता सकते। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं, कैसे कोई पर्सन उसको परसीव करता है, वो उसकी इनर साइकोलॉजिकल स्टेट को डिफाइन करता है, कोपिंग मैकेनिज्म को बताता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहे हैं वो निकल के आते हैं। खैर निकल तो बहुत कुछ सकता है प्रोजेक्टिव टेस्ट की हेल्प से, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये पर्सनैलिटी के डीपर एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। अब कॉमन टाइप पे जब हम आएंगे तो ये रोडशाइन ब्लॉट टेस्ट तो आप अभी पूरा पढ़कर आए हैं। अब बेस्ड ऑन की क्वेश्चन की लेंथ कितने मार्कर में पूछा गया है उसी हिसाब से आप इसको यूज करेंगे। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट आज ही पढ़ा है, फिर मैं क्यों डबल डबल चीजों को करूं, आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। यहाँ पे इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, यहाँ पर जो टेस्ट होता है यहाँ पे एम्बिगियस पिक्चर्स होती हैं, इनकम्प्लीट पिक्चर्स होती हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है। ये एक ऐसा आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके तीनों ही यानी क्लिनिकल, काउंसलिंग और जो आपका आयो साइकोलॉजी है, तीनों में होता है। ये तीनों के सिलेबस में है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एक एकमात्र अकेला कॉमन टेस्ट है जो तीनों में होता है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होता है जिसको पूरा किया जाता है। जैसे कि आपसे कहा गया, आई विश टू गिव ऑल माई
टॉयज टू माई फ्रेंड्स, है ना, किसी बच्चे से पूछा गया आई विश टू गिव, तो उसने कह दिया ऑल माई टॉयज टू माई फ्रेंड्स। तो हमें क्या पता चला, उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली नेचर का है, वो गिवर टाइप का पर्सन है ना, वो सिर्फ मांग नहीं रहा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, देने की भी इच्छा रखता है। तो इस तरीके से पर्सन के लिए जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं वो वेरियस फॉर्मेट में यूज हो सकते हैं। कहीं पर हमें जनरल हो सकता है जिसमें हमें जनरल चीजें पता चलेंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक कर दिया जाए, जैसे स्ट्रेस पर बेस्ड होगा अगर, तो वो स्ट्रेस की को ही फिगर आउट करने के लिए उसमें स्टेटमेंट्स होंगे, तो जिस तरीके के स्टेटमेंट होंगे उस तरीके का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल अजम्पशन क्या है इसका, कि प्रोजेक्टिव टेस्ट आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन that when individuals are presented with ambiguous stimuli they project their unconscious thoughts and feeling into their interpretation। जब कोई ambiguous stimuli दिया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड stimuli दिया जाता है, तो हर पर्सन क्या करता है, अपने थॉट्स को उस पर थ्रो करता है, मतलब वो उसके थ्रू रिफ्लेक्ट करने लगता है। The responses therefore reveal aspects of their personality, unresolved conflict and psychological defenses that may not be accessible through direct questioning। जो कि हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकती चीजें, वो हमें इसमें मिल सकती हैं, तो ये इसकी साइकोलॉजिकल अजम्पशंस में आप लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, बहुत एडवांटेजेस हैं, अभी तो हमने बात की थी कि इसमें हम जो हमारे अनकॉन्शियस में छुपे हुए थॉट्स हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प मिलती है, हिडन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें बाहर निकालने में हेल्प मिलती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनल इशू, कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन इसके थ्रू पता चल सकती है। लेकिन लिमिटेशन भी है इसकी, कि लिमिटेशन में क्या है कि बहुत सब्जेक्टिव है, और ये किसी भी क्लिनिशियन के एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्मार्टली इसे कंडक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और ये किसी भी इंडिविजुअल के मूड पर भी से भी अफेक्ट हो सकता है टेस्ट हमारा। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस भी यहाँ देखने को मिल सकती है, मैंने बताया आपको कई तरीके से हमने देखा। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेस्ट आर वैल्यूएबल टूल्स फॉर एक्सप्लोरिंग द डीपर लेयर ऑफ द साइकी। किसी भी पर्सन के मन की अंदर की स्थिति को बाहर निकालने में इस टेस्ट से हमें बहुत हेल्प मिलती है। वैसे तो प्रोजेक्टिव में यही लाइन बार बार बोली जाती है, आप इसी लाइन को बार बार लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काम ही यही है इस टेस्ट का मेजरली। अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ ऐसे टेस्ट है जो आपके सिलेबस में है। फिलहाल तो हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए भी थ्योरी ही पढ़ेंगे, और न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट को अब शुरू किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से, क्योंकि आज बिना ब्रेक के मैं आपको लगातार पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी रिक्वायरमेंट है, तो ब्रेक से अच्छा है मैं बाय बाय ही करके चली जाती हूँ, टाटा बाय बाय। आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ 4th पार्ट में, और 3 वीडियो में काफी कुछ अभी तक कवर हो चुका है। कितना समझ आ रहा है, क्या डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं, जरूर बताइएगा मुझे कॉमेंट्स में। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, सजेशन है, एवरीथिंग इज वेलकम। तो आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में जहां आप स्टडी करते हैं, या आपके जो भी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये हेल्प पहुंचेगी। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।